हाँ, तो आज का हम लोग को बेसिक क्लास जो है वो इंटीग्रेशन पर चलेगा। बेसिक लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर है, तो हम लोग इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझेंगे। तो इंटीग्रेशन समझने से पहले हम लोग कुछ टर्म को समझते हैं क्योंकि उसका यूज हो रहा है। जैसे इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करते समय जैसे लिखा हुआ रहता है कि इंटीग्रेशन का ये साइन हो गया साइन एक्स डी एक्स। तो ये जो स्मॉल डी है ये क्यों लिखा हुआ रहता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि यह स्मॉल डी ही क्यों रहता है और कोई चीज़ काहे नहीं रहता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ टर्म समझते हैं। तो देखिए, हम लोग इसके पहले चेंज समझेंगे कि चेंज क्या होता है। तो यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी में या किसी अमाउंट जो है वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, जैसे एक ग्लास वाटर है, इसमें और हम पानी वाटर को लाकर रख रहे हैं, तो ग्लास का वाटर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें वाटर का क्या हुआ? इंक्रीजिंग हुआ। या हम लोग उसमें से और वाटर क्या कर ले? निकाल ले, तो हम लोग कह देंगे कि वाटर का ये क्या हुआ? डिक्रीजिंग हुआ। इसका मतलब कि हम लोग ये समझेंगे कि यदि कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो हम उस केस में कह सकते हैं कि इस क्वांटिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो चेंज जो होता है वो दो टाइप के होता है। पहला जो है वो सिग्निफिकेंट चेंज होता है, सिग्निफिकेंट चेंज। अच्छा, दूसरा जो होता है वो होता है इनसिग्निफिकेंट चेंज। इनसिग्निफिकेंट चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज। सिग्निफिकेंट के मतलब होता है कि जिसको हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, वैसा वैल्यू जिसको हम लोग क्या कर नहीं सकते हैं? नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेगलेक्ट करने का मतलब कि जैसे मेरा वॉच में यदि 4:30 हो रहा है तो इसको हम लोग 5 नहीं बोल सकते हैं कि 5 o'clock हुआ है, इसको आपको 4:30 ही बोलना होगा। और यदि मेरा घड़ी में यदि 4:49 हुआ है तो हम लोग आराम से बोल देते हैं कि 5 o'clock हुआ है। तो इसका मतलब कि 1 सेकेंड को, सेकेंड जो है वो आवर के केस में बहुत छोटा क्वांटिटी है, तो इसीलिए हम लोग 1 सेकेंड को यहाँ पे क्या कर दिए? नेगलेक्ट कर दिए। यानी 1 सेकेंड जो है बहुत छोटा है, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब इसमें क्या होता है कि जिसको हम लोग वैसा वैल्यू जिसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों चेंज है इसको हम लोग अलग अलग, अब पता कैसे चलेगा कि कौन सिग्निफिकेंट है और कौन इनसिग्निफिकेंट है? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिग्निफिकेंट का जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेल्टा, यानी इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इनसिग्निफिकेंट चेंज को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है? स्मॉल डी। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्मॉल डी। यानी दोनों चेंज को शो कर रहा है, लेकिन एक कैसा? सिग्निफिकेंट, यानी वैसा वैल्यू जिसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, और दूसरा क्या है? इनसिग्निफिकेंट। इसका मतलब बहुत छोटा चेंज, यानी इसको हम लोग एक बार और कह सकते हैं कि वेरी स्मॉल चेंज। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, बहुत छोटा सा चेंज, तो उसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। इसका मतलब कि हम लोग यदि कहीं पे लिखा हुआ है डी, तो इसका मतलब क्लियर हो गया। इसको क्या पढ़ते हैं? स्मॉल डी। और इसका मतलब हम लोग को क्लियर हो गया कि ये वेरी स्मॉल चेंज को शो करता है। ये क्या सोच कर रहा है? वेरी स्मॉल चेंज को शो कर रहा है। ठीक है, वेरी स्मॉल चेंज को शो कर रहा है। इसका मतलब कि यदि हम लोग लिखे डी वी, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे? ऐसा लिखा हुआ है
डी वी, इसका मतलब कि वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन कैसा, बहुत छोटा चेंज हो रहा है। और इसका मतलब कि यही ऐसे लिखा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि लार्ज चेंज इन वेलोसिटी, लार्ज चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब कि हम लोग और भी बहुत तरह का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखिए डेल्टा एक्स यदि ये लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन, फिर और हम लोग डेल्टा एस लिखा हुआ है वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से यदि दोनों चीज़ लिखा हुआ है यानी और डेल्टा पी लिखा हुआ है, इसका मतलब लार्ज चेंज इन मोमेंटम, पी फॉर मोमेंटम। तो ये दोनों में हम लोग डिफरेंस समझ गए, नोटेशन दोनों का अलग अलग है। ये जो है स्मॉल डी है वो वेरी स्मॉल चेंज को शो करता है और डेल्टा जो है वो लार्ज चेंज को शो करता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम लोग यूज करने का तरीका सीखते हैं कि देखिए मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन है तो इसका मैं एक छोटा सा, ये क्या है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये लेंथ है पूरा एल है, ठीक है। अब इसका हम एक छोटा सा पार्ट को कंसीडर करते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट को, और इसको हम लोग कट किए, देखिए यहाँ पे बहुत छोटा सा पार्ट इस लेंथ को, तो ये पूरा जो है इसको हम लोग लेंथ कह दिए कि ये एल है। तो इस छोटा सा पार्ट को, अच्छा देखिए ये जो है स्मॉल डी का और हम लोग यूज करते हैं कि ये जो है ना वेरी स्मॉल क्वांटिटी को भी शो करता है। यदि वेरी स्मॉल क्वांटिटी को हमको शो करवाना हो तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, यानी स्मॉल डी का हम लोग वेरी स्मॉल क्वांटिटी को शो करने में भी यूज करते हैं। इसका मतलब ये लेंथ है, चूँकि ये लेंथ का ही पार्ट है तो इसका मतलब ये लेंथ है, लेकिन कैसा लेंथ है, बहुत छोटा लेंथ है। तो हम लोग यदि इसका बात करेंगे तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये डीएल लेंथ है, समझ गए। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये डीएल लेंथ है। डीएल कहने का मतलब लेंथ है लेकिन बहुत छोटा सा लेंथ है, बहुत छोटा सा लेंथ है। तो डीएल का मतलब समझ गए कि हम लोग वेरी स्मॉल क्वांटिटी को यदि शो करना है तो हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इससे इतना समझ गए, स्मॉल डी के मतलब समझ गए, इसको याद रखिएगा। आप अपनी हम लोग इंटीग्रेशन लेक्चर में आते हैं और वहाँ से फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करेंगे और बात को समझ लेंगे कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो इस तरह का सांप बनाना है, स्नेक, क्या बनाना है, स्नेक। स्नेक देखिए ऐसा नहीं कि ये इस तरह से, ध्यान रखिए ऐसे, ठीक है, यहाँ से इसको इस तरह से हम लोग बना देते हैं। और इंटीग्रेशन का मतलब है कि हम लोग समेशन, क्या इसको लिख सकते हैं, समेशन, यानी ऐड करना, क्या करना, ऐड करना, सम करना, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलस का दो पार्ट है, एक इंटीग्रेशन और एक डिफरेंशिएशन। तो देखिए यदि मान ली जाए कि ये लेंथ है, ठीक है, और इसको हमको डिफरेंशिएट यदि करते हैं तो इसका मतलब इसको छोटे छोटे पार्ट में कट कर दिए और इसको हमको ऐड करना है तो हम लोग वहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज कर लेंगे। इसका मतलब कि इसका सिंबल का, इसका हम लोग समेशन यानी सम करते समय इसका हम लोग यूज करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हम लोग एक लेंथ है, ठीक है। अब इसका हम एक छोटा सा पार्ट कट किए, डीएल हो गया, और इसी तरह से छोटा छोटा पार्ट हम लोग कट कर दिए। तो इसका मतलब डीएल 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 को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये सब देखिए बहुत छोटी छोटी पार्ट में इसको कट कर दिया और सब क्या है, डीएल है। तो इसका मतलब सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिल गया, एल मिल गया कि नहीं। और ये लाइन का जो लाइन हमारा लाइन सेगमेंट जो है ए बी, उसका लेंथ कितना था, एल, और इसका छोटा छोटा पार्ट में यदि कट कर दिए और कट करके उसको हम लोग ऐड कर दिए तो उसको क्या मिल जाएगा, ये कंप्लीट एल मिल जाएगा। तो यदि हम लोग किसी क्वांटिटी को
छोटे छोटे पार्ट में कट करना है तो उस समय हम लोग डिफ्रेंसिएशन का यूज करेंगे, और यदि उसको हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने की ज़रूरी पड़ेगा तो उस समय हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना बात समझ में क्लियर आ गया। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए इसका मतलब हम लोग ऐसे ये छोटा सा dl को ऐड करेंगे। देखिए dl इसका मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और इसका साइन इंटीग्रेशन का इसका मतलब इसको सम कर रहे हैं, तो dl को सम करेंगे तो इसका मतलब क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लेंथ। इसका मतलब कि इस आप देखिए यहाँ पे dq क्या लिखा हुआ है, dq इसका मतलब छोटे छोटे चार्ज को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या मिल जाएगा, q मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि हमारा ये इसी तरह से dx रहेगा तो ये क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। और इसी तरह से यदि मतलब हमारा देखिए कोई भी छोटा पार्ट में इंटीग्रेशन में डालेंगे तो वो बड़ा बढ़ के निकलेगा। देखिए जैसे मतलब छोटा लेंथ डाल रहे थे इंटीग्रेशन में तो एक बड़ा लेंथ निकल के आ रहा था, छोटा सा चार्ज डाल रहे थे तो एक बड़ा चार्ज निकल के आ रहा था। यानी देखिए dq को डाले, dq मतलब क्या, पहले हम आपको रिलेट कर रहे थे। देखिए यहाँ पे आप dq लिखा है, इसका मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको स्मॉल dq के मतलब समझा चुका हूँ कि ये जो स्मॉल d है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी को शो करता है, वेरी स्मॉल की क्वांटिटी को शो करता है। इसका मतलब डी लिखा हुआ है, इसका मतलब चार्ज, चार्ज क्यू मतलब चार्ज, चार्ज लेकिन कैसा चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज। तो और उसको यदि हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये क्या दे देगा, एक बड़ा चार्ज दे रहा है। इसका मतलब अब देखिए यहाँ पर डी भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या लिख देंगे, भी मिल देगा। तो यहाँ तक की कोई दिक्कत, यानी छोटे छोटे क्वांटिटी को यदि ऐड करते हैं तो एक हम लोग बड़ा क्वांटिटी को ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, अब इसका हम लोग लेंथ में कट कर दिया, इसको लिखें dl और इसका ब्रेथ जो है वो dx है। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं यहाँ से a से लेके b तक, तो हमारा l कंप्लीट, इसका मतलब dl हम लोग लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, l मिल जाएगा छोटे छोटे ऐड को। तो यहाँ तक के कोई दिक्कत। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन का और क्या रूल है, कुछ बेसिक रूल है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कांस्टेंट टर्म यानी c dx रहेगा, c dx रहेगा, तो कांस्टेंट टर्म c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब समझते हैं मेरा भाई, कांस्टेंट मतलब होता है कि जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन में एक आ गया क्या, देखिए ये तो बाहर मतलब कि यहाँ पे ये नहीं रहता तो इसका तो dx का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, x, और dv का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, v। यानी d लगा के और जो भी रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे, जो यहाँ पे d के बगल में रहेगा वही चीज़ हम लोग लिख देंगे। तो देखिए अगर जो कोई कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा तो इंटीग्रेशन से हम लोग उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे c को बाहर निकाल दिए और यहाँ पे क्या हो गया, dx हो गया। तो मेरा भाई इसका तो आप लोग जानते हैं ये c तो बाहर है और इसका मतलब क्या है कि छोटे क्वांटिटी को ऐड करें तो इसका क्या होता है, x, तो इसका c dx रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, cx हो जाएगा। गुड्स। अब हम लोग देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4dx हो गया और इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, 4 क्या है, कांस्टेंट है। अब इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, 4 को बाहर निकाल लेंगे और ये क्या हो गया, dx हो गया। तो dx का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, x, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 4x हो गया। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और 100% आपको समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अब देखिए जैसे कुछ फार्मूला भी है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4.3 भी dv रहा तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ये कांस्टेंट है चाहे कुछ भी रहे, 4.3 4.8 इसका मतलब कांस्टेंट। तो इसको हम लोग पहले बाहर निकालेंगे, यानी कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और फिर हम लोग dv को इंटीग्रेट करेंगे। तो dv का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, देखिए ये कांस्टेंट टर्म को बाहर यहाँ लिखते हैं, 4.3 बाहर और ये dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, तो ये क्या हो गया 4.3v। ठीक है, अब आप लोग अपना देखिए, जैसे मैं दे देता हूँ 33 dp
एक ये इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको ये कर लीजिए 40 डी वाई, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग आपको यदि दे दूं कि 10 डी डब्ल्यू, ये 3 को सॉल्व कर लीजिए कमेंट में। अब जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, तो आप लोग कर लिए होंगे। तो इसका क्या हो गया आंसर बोलिए। इसका हो जाएगा ये 33, और ये पी का डीपी का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा पी सॉरी, और इसका क्या हो जाएगा 40 वाई, और इसका क्या हो जाएगा 10 डब्ल्यू। तो इंटीग्रेशन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख गए। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टर्म करते हैं। देखिए, जैसे मान लिया जाए कि एक फार्मूला है कि x पे पावर n रहेगा और dx रहेगा, ठीक है, x पे पावर n और dx, ठीक है। ये जो जहाँ ये x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यह याद रखिएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है x n, पावर में हम 1 ऐड करेंगे और उसी से इसको क्या कर देंगे डिवाइड दे देंगे, और प्लस में c को यहाँ आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट कहा जाता है। तो देखिए, अब हम लोग इसको देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, और एग्जांपल से क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि देखिए x पे पावर 4 dx रहेगा और इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यही फार्मूला x और इस पे पावर n का रोल जो कर रहा है वो कौन कर रहा है 4 कर रहा है। तो अब हम लोग इसी फार्मूला पर इसको अरेंज करते हैं। तो देखिए x और 4 में हम लोग 1 ऐड करेंगे और इसी से इसको क्या कर देंगे डिवाइड दे देंगे। तो इसका मतलब मेरा भाई इसको क्या हो गया x पे पावर 5 और डिवाइडेड बाई में 5 और प्लस में c, ठीक है। जो बच जाएगा इसके लिए हम लोग ये टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक फंडा है जिसको हम लोग बेसिक मेथड्स है, अब उसको हम लोग बारी बारी से ये पढ़ेंगे, जो कि सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। इंटीग्रेशन हम लोग को 12th का सेकेंड पार्ट में पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने का कुछ मेथड्स है जिसको हम लोग लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऐसा लिखते हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ उसका मेथड है, उसी मेथड से हम लोग इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। और फार्मूला है तो फार्मूला के अलावा कुछ मेथड्स हैं। तो देखिए पहला जो मेथड है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी इंटीग्रेशन को फार्मूला के अलावा मेथड है। देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। और दूसरा जो है, पहला क्या हुआ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इंटीग्रेशन यूजिंग, इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। और फिर जो थर्ड है और हम लोग देखिए दूसरा मेथड हो गया पहला जो हो गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। सब हम लोग मेथड बारी बारी से सीखेंगे और इसी का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। तो इंटीग्रेशन बाय जो थर्ड है वो क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए हम लोग फार्मूला पहले तो यदि बेसिक फार्मूला पे रह जाएगा तो उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको याद करना होगा, और फिर यदि उसी को हम लोग इस मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। तो आज का इतने ही तक के हैं और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। हम लोग इंटीग्रेशन का एक एक एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
और बहुत ही क्लियर कंसेप्ट के साथ। बस आपको यदि गुरु दक्षिणा देना है तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तब तक के जय हिंद।